दोस्तों मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज इंस्टीट्यूट। साथियों, वर्णमाला में हमने दोस्तों स्वर के ऊपर पूरी चर्चा कर ली है दोस्तों, जिसके हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और ये आज का जो पार्ट है ये पार्ट 3 आपका रहने वाला है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले साथियों वो है व्यंजन वर्ण। वो क्या है दोस्तों? व्यंजन व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन ध्वनि या व्यंजन वर्ण हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो व्यंजन क्या होते हैं? जिस तरह से हमने देखा कि स्वरों का क्या होता है दोस्तों, स्वतंत्र अस्तित्व होता है, या फिर हम दूसरी भाषा में इसको कहें कि ऐसे स्वर जिनका अंतिम रूप से विभाजन किया गया हो, या फिर तीसरे प्रकार से हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे ध्वनियां या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे फेफड़ों से उठने वाली प्राणवायु या श्वास या सांस जिसको बोलते हैं, वह हमारे मुख में कहीं भी कोई रगड़ या टकराहट नहीं खाती है, वो डायरेक्टली इजिली हमारे मुख से बाहर निकल आती है। तो ऐसी ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? स्वर ध्वनि कहते हैं। ये हमने देख लिया है। ठीक है, और इसके विभाजन वगैरह जो भी टाइप्स होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी? व्यंजनों की। तो व्यंजनों की अगर हम बात करें साथियों, तो व्यंजन क्या होते हैं? जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु या प्राण वायु जिसको आप बोल सकते हैं, मुख में कहीं अवरोध या रुकावट या बाधा या संघर्ष के बाद मुख से बाहर निकलती है। तो ऐसी ध्वनि को हम क्या बोलते हैं मेरे साथियों? व्यंजन ध्वनि कहते हैं या व्यंजन वर्ण कहते हैं। बात समझ में आई? ऐसी ध्वनियां जिनको उच्चारण करते समय हमारे जो जो फेफड़ों जो प्राणवायु होती है ना, सांस श्वास जिसको हम बोलते हैं, वो मुख में किसी अवरोध, रुकावट, बाधा या संघर्ष के बाद मुख से बाहर निकल आती है, तो वो ध्वनि क्या कहलाती है मेरे प्यारे भाइयों? बिल्कुल सही जवाब, क्या कहलाती है? व्यंजन ध्वनि कहलाती है। ये तो हो गई भाई इसकी परिभाषा। ये क्या होगा? इसकी परिभाषा होती है। मतलब अगर दूसरे तरह से मैं बोलूं, ऐसे वर्ण जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है या जिन्हें स्वरों के साथ उच्चारित किया जाता है, ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये सिंपल परिभाषा हो गई। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम जो मानक हिंदी है, जो हमारी मानक हिंदी जिसे माना गया है, मानक हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करें, हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में कितने वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं। अगर हम देखें दोस्तों, तो मूलतः हिंदी में अगर हम बात करें दोस्तों, हिंदी में मैं यहां लिख देता हूं, है ना, हिंदी में उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आधार पर टोटल 45 वर्णों को माना गया है। ठीक है, कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 45 वर्ण होते हैं। अब इन 45 वर्णों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो होते हैं कैसे? 10 इसमें स्वर है मेरे साथियों। 10 क्या है? स्वर हैं, प्लस प्लस 35 इसमें क्या हो जाते हैं? व्यंजन हो जाते हैं। 35 क्या हो जाते हैं? इसमें व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, अब 10 स्वर कौन से हैं? क्या है दोस्तों? उच्चारण के आधार पर बोला गया है। तो उच्चारण के आधार पर वो है दोस्तों, आ, आ, ई, ई, उ, ऊ। अब जो री होता है तो री नहीं है ना, ऊ, फिर ए, एक ही होता है। ठीक है, ए, एक ही मेरे साथियों। ठीक है, ये गलती से लगे, ए, ओ और औ। ये होते हैं दोस्तों 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि री भी एक स्वर होता है, तो दोस्तों ये क्या होता है? लेखन की दृष्टि से अगर हम बात करें इसकी, लेखन की दृष्टि से, तो लेखन की दृष्टि इसको री ऐसा लिखा जाता है, इसको री पढ़ा जाता है, ऐसा री पढ़ा जाता है, लेकिन लिखा क्या जाता है? इसको ऐसा री लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए इसे लेखन की दृष्टि से स्वर माना गया है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से इसको स्वरों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो प्रश्न अगर आपके पास आया कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब जाके री इसमें मिल जाता है और 11 बन जाती है। और अब बोले कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो वो कितने होते हैं? 13 होते हैं, जिसमें 2 अंग अयोगवा जो होते हैं, इनको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ये हो गए 10 व्यंजन इसमें मिल गए। अब 35 जो हमारे पास ये हैं व्यंजन है, ये कौन कौन से, इसको देखते हैं। देखो दोस्तों, पहला इसको देखा जाए तो स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे पास।
स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों, इनकी संख्या होती है 25। इसको हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? वर्गीय व्यंजन भी इनको कहा जाता है। बात समझ में आती है? अब ये कौन कौन से होते हैं? तो आप जानते हैं का वर्ग में जो लिखा जाएगा, चा वर्ग में जो वर्ण आते हैं, ता वर्ग में जो आते हैं, ता वर्ग में जो आते हैं, और ये अंत में पा वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं जो किस में आते हैं? हाँ, जो किस में आते हैं इसमें, तो का में हो गया क। हाँ देखो दोस्तों, ये हलंत वाले हैं, ठीक है, स्वतंत्र है। का, ख, ग, घ, ग हलंत है। फिर आ जाएगा चा, छा, जा, छ, या। फिर टा, ठा, डा, डा, ये डा, डा, ढा, अणा। और फिर ता, था, ये सब हलंत है दोस्तों। था, दा, धा, ना। ठीक है, और फिर पा, फा, बा, भा, मा। फिर पा, फा, बा, भा, और ये मा। ये हो गया आपके क्या 25 वर्ण। देखो इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 है, 5 है, तो 5 पर कितना हो जाएगा 25। तो ये हो गया आपके 25 वर्ण। कौन से? स्पर्श या फिर वर्गीय व्यंजन, स्पर्श या फिर वर्गीय व्यंजन। नेक्स्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, दूसरा होता है दोस्तों ऊष्म या सॉरी पहले हम अंतस्थ देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। इनकी अगर हम बात करें तो ये होते मेरे साथियों कितने? 4 होते हैं। ये कौन से क्या कितने होते हैं? 4। तो य देखो, अब ये इसका क्या होता है, कैसे ये बाद में देखेंगे। य, र, ला, और ये वा, य, र, ला, वा। पहला हो गया, ये दूसरा वाला है। और तीसरा क्या होता है हमारा? बिल्कुल सही जवाब। तीसरा होता है दोस्तों हमारा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी होती है 4। ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात करें, इनकी संख्या कितनी होती है मेरे साथियों? 4 होती है। तो 4 हो गए कितना उसमें? शा, शा, सा, हा। तो ये 4 ये हो गए। अब देखो दोस्तों, अब हम आंकड़ा जोड़ें अगर, देखो 25 हो गया प्लस 4 हो गया प्लस 4 ये हो गया, तो ये हो गया। अब अभी तक हुए ये कितने? 33। तो हमने क्या देखा, कितने होते हैं? कितने होते हैं? 35 होते हैं। अब 2 होते हैं, अगला चौथा देखो, 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। ये द्विगुण व्यंजन जो होते हैं दोस्तों, ये होते हैं ढंग ढा, ढंग ढा। इसको पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों अरबी से, अरबी भाषा से लिए गए हैं, ये बात आपने ध्यान रखना है। अरबी, अरबी से ये हिंदी में लिए गए हैं। तो 2 इनको भी माना गया है दोस्तों। तो प्लस 2 ये हो जाते हैं, तब जाके कितना बनता है? 35 हो गया। 35। तो 35 का आंकड़ा मिल गया आपको। तो 45 कैसे कैसे होते हैं वो स्वर? अगर हम उच्चारण के आधार पर देखें तो 10 आपके स्वर वर्ण हो गए और 35 आपके क्या हो गए दोस्तों? ये व्यंजन वर्ण हो गए, जो कि इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो था उच्चारण के आधार पर। अब दूसरा हम देखते हैं लेखन के आधार पर। किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। लेखन के आधार, लेखन के आधार पर हम देखें तो लेखन के आधार पर क्या होता है? तो लेखन के आधार पर हमारे जो टोटल वर्ण माने गए हैं दोस्तों, ये माने गए हैं 50 तो 52 वर्ण माने गए हैं। कितने माने गए? 52 वर्ण। ये 52 कैसे कैसे हैं दोस्तों? 13 आपके स्वर होते हैं। 13 आपके क्या होते हैं मेरे साथियों?
स्वर होते हैं, बच गए आपके पास कितना 35। 35 आपके व्यंजन होते हैं और 4 आपके पास और आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं संयुक्त संयुक्त व्यंजन। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। आई बात समझ में। तो इन सबको अगर हम जोड़ दें तो ये जाके बनता है कितना, बिल्कुल सही जवाब 52 बन जाते हैं। कितना बन जाते हैं मेरे साथियों, 52 बन जाते हैं ये, ठीक है। अच्छा ये 13 कौन कौन से हैं, देखो 10 तो आपने देख लिए हैं, आ ई ई उ ऊ ए ओ औ। ये दोस्तों कैसे हैं, उच्चारण के आधार पर हैं। अब लेखन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो लेखन की दृष्टि से एक स्वर आ जाता है यहां पर री, ये लेखन की दृष्टि से है, ठीक है। लिखा इसको ऐसे जाता, उच्चारण इसका ऐसा किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अगर हम देखें दूसरा है क्या, अंग और ये आहा, ये अयोगवा जो स्वर होते हैं ये वाले दो, तो इन तीनों को जोड़ दिया जाता है तो 10 और 3 कितने हो जाते हैं, ये फिर 13 स्वर वर्ण हो जाते हैं, ठीक है। 13 स्वर वर्ण हो जाते हैं। 35 वर्ण कौन कौन से होते हैं ये आपने अभी देख लिया है। इसमें क्या होते हैं, 25 आपके स्पर्श वाले हो गए, स्पर्श वाले हो गए, ठीक है। 4 आपके हो गए दोस्तों ऊष्म वाले, और 4 आपके हो जाते हैं कौन से वाले, अंतस्थ वाले, अंतस्थ वाले। तो इन सबको मिला के ये कितना हो जाते, 33 हो जाते हैं। और 2 आपके हो गए द्विगुण वाले, द्विगुण वाले, ठीक है। तो ये थे आपके 35। अब ये 4 संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, ये हैं दोस्तों अक्ष, तर, त्र, अक्ष, तर, ज्ञा, और एक है दोस्तों श्रा, एक है दोस्तों क्या, श्रा। ये है आपके व्यंजन वर्ण। अब देखो ये लेखन की दृष्टि से व्यंजन है, ये क्या है, लेखन की दृष्टि से क्या है, व्यंजन है। लेकिन जब इसको पढ़ा जाता है तो पढ़ा क्या जाता है दोस्तों, इसको अगर हम पढ़ने की बात करें ये कैसे पढ़ेंगे, का और शा, क प्लस सा के संयोग से ये बना हुआ है छ, ठीक है, क्ष। तो यह क्या बोलते हैं इसको, क्ष, ठीक है। त्रा, ता, और इससे मिलकर बना हुआ है रा से मिलकर ये बना, ये ध्यान रखना आप लोगों, तरा, ठीक है। ये क्या बना, जा और या, ज्ञा है ना ये ज्ञा, तो ज्या, तो ज्या और या, इससे मिलकर ये बना हुआ है ये वाला। और इसकी अगर हम बात करें सरा की, तो ये शा प्लस रा से मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन। अब देखो दोस्तों इसमें क्या व्यंजन, व्यंजन मतलब ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। इसको व्यंजनों की श्रेणी में पहले इसने नहीं रखा गया, मूलतः अगर हम बात करें या उच्चारण के आधार पर बात करें, क्योंकि ये दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाने के बाद एक नए व्यंजन का रूप इसने ले लिया है। तो एक्चुअल में ये तो भाई जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे जो व्यंजन, उन्हीं से तो मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको उस श्रेणी में नहीं रखा गया है उच्चारण की दृष्टि वाले पोर्शन में, ठीक है। लेकिन अगर लेखन की दृष्टि से देखा जाए तो लेखन की दृष्टि ये अलग दिख रहा है, 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 तो इसलिए इन चारों को भी सम्मिलित किया जाता है, इन चारों को भी सम्मिलित किया जाता है। जब इन चारों को भी सम्मिलित किया जाता है तो हमारे पास जो व्यंजन हो जाते हैं वो हो जाते हैं 52, 52 हो जाते हैं। देखो 35 और 4 39, 39 और ये 13 52, तो ये हो जाते 52। 35 प्लस 13 प्लस 4, तो ये हो जाते आपके 52। तो 52 वर्ण हैं दोस्तों हमारे हिंदी में, और अंग्रेजी में कितने, 26। तो 26 दूना 52, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो वर्णमाला है आपकी, उस वर्णमाला को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। तो अब अगर हम बात करें साथियों व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करें, व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करें, व्यंजनों जैसे हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था, व्यंजनों का वर्गीकरण अगर हम करें तो कैसे किया जा सकता है। तो व्यंजनों का वर्गीकरण मेरे प्यारे साथियों 2 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से कर सकते हैं, 2 प्रकार से। एक तो हम कर सकते हैं दोस्तों उच्चारण, उच्चारण स्थान के आधार पर कर सकते हैं इसका, कि भाई जो वर्ण हम बोल रहे हैं उसका स्थान कहाँ है।
कंठ है, तालु है, मूर्धा है या दंत है, क्या है, ओष्ठ है ना, उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा है अगर हम देखें, दूसरा तो प्रयत्न के आधार पर, किसको बोलने में क्या प्रयत्न लग रहा है ना, ये प्रयत्न विधि के आधार पर। तो दो तरह से हम इसका विभाजन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला जो विधि है, जो पहला जो हमारा संकल्प है वो क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। अच्छा, उच्चारण स्थान के आधार पर हम क्या समझे दोस्तों, कि इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो जो हमारा जो वो है क्या कहते हैं, मुख का जो मुख है जो, तो उसमें हमारी जो श्वास वायु है कहीं ना कहीं क्या खाती है, टकराहट खाती है। बात समझ में आई? मतलब किसी भी वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के किसी एक अंग में विशेष प्रकार की क्या होती है, कंपन होती है। और जहां पर वो कंपन स्टार्ट होती है, उसी अंग को हम क्या बोलते हैं, उस वर्ण का उच्चारण स्थान बोल देते हैं या मान लेते हैं। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, कोई वर्ण है, जैसे मान कोई का वर्ण है या खा वर्ण है, कोई भी वर्ण है, जब हम इसको उच्चारित करेंगे, जब हम इसका उच्चारण करेंगे, ठीक है, तो उच्चारण करते समय क्या होगा मेरे साथियों, हमारे मुख में किसी विशेष पार्ट पर कंपन होगी, किसी जगह पे। हो सकता है कंठ में हो रहा हो सकता है कि मूर्धा में हो सकता है कि दंत में हो रहा हो सकता है होस्ट होस्ट में हो सकता कहीं भी हो रहा है। तो जहां पर उसकी वाइब्रेशन या कंपन होती है जिसको उच्चारण करते समय, तो वही उसका उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये बोलते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको कंठ से बोला जाता है, कुछ तालु से बोला जाता है, कुछ मूर्धा से बोला जाता है। तो इस तरह से इन वर्णों को हम कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहली बात करें दोस्तों, पहले अगर हम देखें तो दोस्तों सबसे पहले हमारा क्या होता है, कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। गले में अगर हम बात करें, गले से ऊपर चलें तो जो पूरा गला है दोस्तों, ये क्या होता है, कंठ। तो कंठ स्थान या फिर कंठ्य वर्ण भी इसको आप बोल सकते हैं, कंठ्य वर्ण, कंठ्य वर्ण भी आप इसको बोल सकते हैं। उच्चारण स्थान मतलब कंठ्य वर्ण मतलब ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय हमारी जो जीव है या फिर जो हमारा मुख है, मुख में कहीं ना कहीं वाइब्रेशन पैदा होगा। वह जहां पर यह वाइब्रेशन पैदा होता है वहीं पर उसका उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी दोस्तों। सबसे पहले मैं एक याद कराना चाहता हूं आपको। देखो ये हमारा मुख है, ठीक है, ये ऐसा आ गया, ये हमारा गला है, और ये हमारा ये गला है, ये मुंह है ना, ये हमारे होंठ हैं दोस्तों। इसको मैं आपको बता दूं, इसको आपने कैसे याद रखना है। ये हमारे दोस्तों ओष्ठ है। क्या है ये? ओष्ठ है दोस्तों। क्या है? ओष्ठ। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा गला है। गला बोले तो कंठ। ये क्या है? कंठ। ये हमारा कंठ है दोस्तों। अब यहां पर जब हम आएंगे, यहां पर जब यहां कंठ से हम ऊपर आएंगे, यहां पर इसको बोलते हैं तालु। इसको क्या बोलते हैं? तालु। तालु बोलते हैं। अब मूर्धा क्या हो गया दोस्तों? ये ऊपर वाली जो छत है। जो जो ये तालु है ना दोस्तों, अगर आप अपने जीभ को पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो आपको एक पतली चद्दर दिखेगी, है ना, एक छाल दिखेगी, जिसको आप दबाएंगे जीभ से तो ऊपर जाएगी वो, है ना, हल्की से ऊपर जाएगी। तो इसी को बोलते हैं तालु। ठीक है, और तालु से ऊपर दोस्तों एक छत जैसी है, एक सख्त परत है यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ये इसको हम बोलते हैं मूर्धा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मूर्धा या मूर्धन्या। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको मूर्धा बोलते हैं। अब फिर मूर्धा से आगे आएंगे आप तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? दांत है। यहाँ पे क्या है? आपके दांत हैं। तो ये हो गया आपके दंत या दंत्य वर्ण बोलेंगे इसको। और अब आगे दांत से आगे आएंगे तो क्या निकलेंगे? ओष्ठ। ओष्ठ या ओष्ठ या वर्ण हम उसको कह देंगे। तो इस चीज से, इस तरह से आपने इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बात आप सच में, गला, गले से तालु, ठीक है, गला मतलब कंठ, कंठ से तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत और फिर ओष्ठ। इसको ऐसे याद रखना है। तो ये कौन कौन से वर्ण हैं जो हमारे कंठ से या कंठ वर्ण होते हैं? ये कौन कौन से होते हैं? तो देखो,
इसमें दोस्तों हम प्रयत्न करेंगे कि स्वर वर्णों को भी लेके आते हैं और व्यंजन वर्णों को भी लेके आएंगे हम स्थान के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलूं अगर, तो यहाँ पर जो आपका छोटा आ होता है और बड़ा आ होता है, ये भी आपके कंठ से ही बोले जाते हैं। यदि आप इसका उच्चारण करो तो आपको अभी पता लग जाएगा। देखो उच्चारण करो, आ, आ, है ना, गले मतलब गले का यूज हो रहा है, कंठ का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात अगर हम करें मेरे साथियों, दूसरे जो वर्ण हैं हमारे, जो का वर्ग है ना, का वर्ग, देखो का से कंठ, का से कंठ, तो का वर्ग टोटल वाला जो भी है, जितने भी इसमें वर्ण है 5 के 5, ये सभी क्या होते हैं? कंठ्य वर्ण होते हैं। आइए आपको समझ में, कंठ्य वर्ण होते हैं। तो कौन कौन से देखो, का, ख, ग, घ और ग, ये हलंत लगा दो इसमें, चाहे जो भी करना है। तो ये हो गए आपके कौन से वाले? बिल्कुल कंठ्य वर्ण, कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हो गए, ठीक है। अगला जो वर्ण होता है दोस्तों, अगला देखो हा। जब हा बोल रहे हैं आप, तो गला, गला मतलब कंठ से बोल रहे हैं आप, हा, तो हा, तो हा वर्ण भी आपका क्या होता है दोस्तों? कंठ्य वर्ण भी होता है। और चौथा मैं अगर बात करूं, देखो एक मैंने बोला अयोगवा वर्ण होते हैं, जिसमें विसर्ग होता है, एक विसर्ग, विसर्ग आहा, आहा। तो इसको आह को उच्चारण कीजिए जरा, आहा। तो आह क्या, और गले में ही हो रहा, कंठ में ही इसका उच्चारण हो रहा है। तो ये वाला भी वर्ण आपका क्या कहलाएगा? कंठ्य वर्ण कहलाएगा। आ रही बात समझ में? कंठ्य वर्ण की बात समझ में आई? अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं दोस्तों दूसरे टाइप में कौन कौन से हैं। दूसरे में, दूसरा जो है दोस्तों, हम कहां पहुंचे अब? तालु पे। कहां पहुंचेंगे दोस्तों? तालु पे पहुंचेंगे, तालु स्थान या तालव्य वर्ण भी आप इसको बोल सकते हैं। तालव्य वर्ण क्या बोल सकते हैं? तालव्य, तालव्य वर्ण। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, मैं सारे वर्ण जो स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं, उन सभी को यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं कि कौन कहां से बोला जाता है। तो पहला अगर हम देखें, अब तालु से, जब हम यहाँ पे क्या है, जो वर्ण हम बोलेंगे तालु में वाइब्रेशन होगी, और इसी को क्या बोला जाता है? उस वर्ण का उच्चारण स्थान बोला जाता है। अब इसमें देखो ई, ई देखो पतली जो परत है ना, उसमें वाइब्रेशन हो रहा है। तो ये ई हो गया और ई हो गया। स्वरों में, स्वरों की अगर हम बात करें, तो ये क्या हो गया आपका? बिल्कुल सही जवाब। दूसरा, चा वर्ग, चा, चा जब बोल रहे हैं दोस्तों, तो आपका जो वाइब्रेशन है वो कहां हो रहा है? तालों पे हो रहा है। जो पतली जो परत है हमारे मुंह मुंह के अंदर ऊपर की तरफ, उसमें गले के आगे। तो इस चा वर्ग में देखो, चा, छा, जा, छा और या, ये जो 5 वर्ण हैं व्यंजन वाले, ये भी आपके किस में आते हैं? बिल्कुल सही जवाब, किस में आते हैं? हाँ। तीसरा क्या है दोस्तों, इसमें एक जो हमारा अंतस्थ वर्ण होता है, या भी देखो वहीं से बोलिए, इसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं दोस्तों जिनको बोलते समय प्राण, जो प्राणवायु अंदर की तरफ जैसे लगती है, अंदर तरफ जा रही है ना। और चौथा हो गया हमारे पास क्या? ऊष्म व्यंजन, ये वाला शा, शा। जब इसको, इसका उच्चारण करेंगे तो ऐसा लगेगा उस वाइब्रेशन हो रही है पत्ती परत में। तो ये हो गया आपका ऊष्म व्यंजन। एक ऊष्म व्यंजन आपका क्या होता है आपका? हाँ। तो ये आपको स्थान पता लगे, ठीक है। तो इस इन चीजों को आपने ध्यान में रखना मेरे साथियों, ठीक है। अगला जो तीसरा स्थान है, अब जब हम जाएंगे तो गले से थोड़ा ऊपर जाएंगे हम, अब सॉरी तालु से थोड़ा ऊपर जाएंगे। तो तालु से जब हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हमें जो तीसरा स्थान मिलेगा वो मिलेगा आपको मूर्धा। क्या मिलेगा? मूर्धा स्थान, या आप उसको बोल सकते हैं मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण जो मूर्धा से बोले जाते हैं। वैसे अंग्रेजी में, संस्कृत में बोला, इसको याद रखा जाए दोस्तों, तो ऋटुर साणाम मूर्धा, ऋटुर साणाम मूर्धा। तो लिखने की जरूरत नहीं, आपको याद रखना है। देखो पहला जो आपका वर्ण है दोस्तों, स्वर वर्ण, वो है आपका री, जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। री, जब री आप बोल रहे हैं तो ऊपर जो हमारे सख्त वाली जो छत पड़ी है हमारे मुख के ऊपर अंदर, तो वो क्या है दोस्तों? री है, सॉरी वो क्या है आपका? मूर्धा है। और उसी में जब री का उच्चारण किया जाता तो इसमें वाइब्रेशन आपको देखने को मिलती है। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा दोस्तों टा वर्ग हो गया आपका, टा वर्ग। टा वर्ग के संपूर्ण जो जितने भी व्यंजन हैं वो क्या होते हैं आपके? मूर्धा वर्ण होते हैं। टा हो गया, ठा हो गया, टा, ठा, डा,
ढा और अणा। ये अणा जो भी ये जो है ये आपके कहां से बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। ठीक है, अगला दूसरा हो गया। तीसरा क्या है दोस्तों, एक अंतस्थ व्यंजन और आ जाता है, अंतस्थ व्यंजन में रा। ठीक है, ठीक है। और चौथा आपका ऊष्म व्यंजन आ जाता है, ऊष्म व्यंजन में आ जाता है पा वाला सा, है ना, ये वाला सा। ठीक है, तो ये भी आपका माना जाता है किसमें, मूर्धन्य वर्णों की श्रेणी में। क्योंकि जब आप इसका उच्चारण करें शाह, शाह जब आप यूज करें तो तालों पे हवा जा रही है, तालों पे वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, तालों का प्रयोग किया जा रहा है इसको बोलने में, है ना। नेक्स्ट पार्ट हम देखें, चौथा। चौथा है साथियों कौन सा, अब मूर्धा से आगे हम बढ़ेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे, दांत पहुंचेंगे, दंत, दंत स्थान। ये ता है साथियों, ठीक है। दंत स्थान या दंत्य वर्ण भी बोल सकता है, दंत्य, दंत्य वर्ण भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, दंत्य वर्ण। तो इसमें अगर हम बात करें मेरे साथियों, कोई भी स्वर नहीं है हमारे पास जिसको हम क्या कर सकें, क्या कर सकें साथियों, दंत से बोला जाता होगा, ऐसा कोई स्वर नहीं है। बल्कि संस्कृत में एक स्वर है जिसको लिरी बोलते हैं, एक वर्ण है दोस्तों जिसको लिरी बोलते हैं। तो ये हमारे हिंदी में तो है नहीं, तो इसको हम इसमें हम ना इसको नहीं करेंगे। तो पहला हम देखेंगे इसमें ता वर्ग। ता वर्ग का प्रत्येक जो वर्ण होता है साथियों, वो माना जाता है कौन सा वर्ण, दंत वर्ण। ठीक है, दंत वर्ण, ता, था, दा, धा, ना, ये सभी क्या है आपके दंत वर्ण है। दूसरा अगर हम देखें, ये अंतस्थ व्यंजनों में अगर हम बात करें, अंतस्थ व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन में आपका ला जो होता है दोस्तों, ला, ला, तो दांत का प्रयोग हो रहा है, ला। देखो ता, जब आप इनका उच्चारण करेंगे ना, देखो दांत पे आपकी जीभ टच हो रही होगी, ता, था, दा, धा, ना। और जीभ पे नहीं बोलोगे, नहीं लगाओगे, अगर सॉरी दांत पे अगर जीभ नहीं लगाओगे तो ये इसका उच्चारण करना कुछ मतलब, उच्चारण जब करोगे तो अटपटा जैसे सुनाई देगा आपको, है ना। ता, था, तो ता जब जीभ पे लगाओ तो स्पष्ट इसका क्या आ जाएगा, वर्ण। अब ला की बात करेंगे, ला जो दांत से लग रहा है ना। और तीसरा हो गया, और तीसरा आपका हो गया दोस्तों ऊष्म व्यंजन में ये वाला सा। ये भी आपका कौन से व्यंजन माने जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब, है ना, ये भी आपका दंत वर्ण माने जाते हैं। अगला है दोस्तों पांचवा, वो है आपके दोस्तों ओष्ठ वाले, जो ओष्ठ से बोले जाते हैं, ओष्ठ स्थान की अगर हम बात करें, इसको आप बोल सकते हैं ओष्ठ्य वर्ण। क्या बोल सकते हैं, ओष्ठ्य वर्ण, ओष्ठ्य, ओष्ठ्य वर्ण आप इसको बोल सकते हैं, जो होंठ से बोले जाते हैं। इसमें दो स्वर हैं दोस्तों जो कि हैं, देखो होंठ से बोलना आपने, ऊ और बड़ा ऊ, ये दो वर्ण। दूसरा पा वर्ग वाला, पा वर्ग वाले व्यंजन, ये तो स्वरों में आ गए, ये स्वर हैं। अब तो पहचान रहे होंगे स्वर कौन है ना। पा वर्ग में जैसे पा, फा, बा, भा और मा, ये पांचों के पांचों वर्ण आपके किस में आते हैं, ओष्ठ वाले उसमें श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ओष्ठ्य वर्ण इनको कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये थे दोस्तों आपके सारे के सारे जो वर्ण हमने लिखे, इनको हम बोलते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्ण हो गए। अब एक स्थान और बचा हुआ है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं नासिका स्थान, नासिका स्थान, नासिका स्थान, या इसको नासिक्य वर्ण भी बोलते हैं, नासिक्य वर्ण। अब ये वर्ण कौन से वाले हो गए भाई, ये वर्ण नासिक्य वाले कौन हो गए भाई, इनको देखना पड़ेगा। तो नासिक्य वर्ण वो वर्ण होते हैं मेरे साथियों, इसमें देखा जाए, जिन्हें जिन्हें अब जैसे हमने देखा का वर्ग देखा, का, चा, टा और फिर ता और ये पा वर्ग, ये वर्ग जो हैं, ये वर्गीय व्यंजन में जो प्रत्येक वर्ग है, इसमें देखो 1, 2, 3, 4 और 5, इसका लिखेंगे, इसका लिखूंगा, इसका लिखूंगा, ये लिखेंगे हम लोग। तो प्रत्येक वर्ण का जो पंचम अक्षर होता है दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर जो होता है, ये पांचवा अक्षर जो होता है प्रत्येक वर्ग का,
का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है वह उस वर्ग के, जिस वर्ग में यह है उस वर्गीय के उच्चारण स्थान के साथ साथ एक नासिक्य वर्ण भी होता है, एक नासिक्य वर्ण भी होता है। मतलब उसके स्थान जो पंचमाक्षर जो हो गया ना दोस्तों, जो पंचमाक्षर है यहां लिख देते, तो प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पंचमाक्षर, पंचमाक्षर क्या होता है दोस्तों, नासिक्य वर्ण होता है। जो, यहां देखो, जो नाक और जिस वर्ग का वह व्यंजन है, वह व्यंजन है, उसके स्थान के आधार पर भी उसको बोला जाता है। मतलब दो, एक तो नासिक वर्ण होता है, वो नाक से बोला जाता है ये, और दूसरा जिस वर्ग में वो आ रहा है, जो भी वर्ण, जिसमें गां की बात करूं तो ये का वर्ग में आता है, तो ये कंठ भी है, साथ साथ नासिक्य भी है ना। अगर मैं इसके चा की बात करूं, चा वर्ग की बात करूं मेरे साथियों, है ना, चा वर्ग की अगर मैं बात करूं तो चा कहां से बोला जाता है, ता से, तालु से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। तो इस वर्ग के प्रत्येक वर्ण का स्थान तालु भी है, लेकिन ये जो पंचमा अक्षर यहाँ पे जो पांचवा अक्षर है ये नासिका से भी बोला जाता है। इस तरह टावर की अगर मैं बात करूं तो टावर हमें कहां बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। लेकिन इसका जो पंचमाक्षर है, टावर का जो पंचमाक्षर अणा है, ये भी क्या है, नासिक वर्ण भी है, साथ साथ मूर्धन्य या मूर्ध्य वर्ण भी है। अगर तावर की बात करें दोस्तों तो ये क्या है, दांत वाला है, दंत वाला है, तो दंत वाला है। लेकिन जो इसका जो पंचमाक्षर है ना वाला, तो ये दंत से भी बोला जाता है, ये दंत्य वर्ण भी है, साथ साथ में नासिक्य वर्ण भी है, तो पंचमाक्षर है। अब पावर की बात करें तो पावर में दोस्तों ये ओष्ठ वाला है, ये क्या ओष्ठ वाला है, तो इसका पावा माँ, माँ वाला, ये जो पंचमाक्षर है ये ओष्ठ के प्रयोग से भी बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ भी है और साथ साथ नासिक्य भी है। लेकिन अब प्रयोग मैं बता रहा हूं आपको, एक मेन चीज आपने ध्यान रखनी मेरे साथियों, जब आपके पास प्रश्न आएगा, जब आपके पास पेपर में प्रश्न आएगा, एक मिनट, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि भाई जैसे गां की बात करते हैं हम लोग, का उच्चारण स्थान क्या है, गां का उच्चारण स्थान क्या है, तो अब आपने इसको विकल्प के आधार पर देखना है, विकल्प के आधार पर आपने इसको चूज करना है दोस्तों। मैं विकल्प से आपको समझा दूं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो मैं लिखूं कंठ, दूसरा लिखूं मैं तालु, तीसरा लिखूं मैं मूर्धा, चौथा लिखूं मैं क्या, ओष्ठ। आप बताओ कौन सा वर्ण है, बिल्कुल सही जवाब ए ऑप्शन है, कंठ वर्ण है। ये पहला वाला हो गया। दूसरा, ये पहला केस था, दूसरा केस में बोलूं ए बी सी एंड डी। दूसरा मैं बोलूं दोस्तों, ये गां की बात कर रहे हैं हम लोग, नासिका पहली बात, दूसरा मैंने बोला दंत, तीसरा मैंने बोला मूर्धा और चौथा मैंने बोला ओष्ठ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फिर से ए नासिका, बिल्कुल, क्यों, कंठ नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन देखो आप, तीसरा प्रकार कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सी एंड डी। मैं पहला ऑप्शन बोलूं कंठ, दूसरा बोलो दंत, सॉरी एक मिनट है, दंत नहीं, मैं बोलूं कंठ, कंठ हो गया। दूसरा बोलूं नासिका, बोलूं नासिका, ना एक सेकेंड, नासिका। तीसरा बोलूं ए व बी दोनों, ए और बी दोनों बोल दिया मैंने, और सी मैंने बोला नन ऑफ दीज, नॉट नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन आपका आएगा क्या, ए और बी दोनों। अब चौथा और अंतिम, अंतिम प्रकार कैसे पूछता है इसी क्वेश्चन को, जाता इसी प्रकार से पूछता है, सी एंड डी। डी पहले बोलेगा दोस्तों कंठ, दूसरा बोलेगा नासिका, देखो जवाब कैसे देना आपने ना, तीसरा बोलेगा आपको तालु, चौथा बोलेगा आप, डी बोलेगा आपके पास क्या, मूर्धा, या कोई भी और भी बोल सकता है। तब आप जो ऑप्शन मारेंगे दोस्तों वो मारेंगे आप नासिका। ये बात आपने विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। जब कंठ और तालु दोनों ऑप्शंस में दिए गए हों तो जो पहली चॉइस है वो दी जाएगी, जो पहली चॉइस है वो दी जाएगी आपको, किसको, नासिका को, और सेकंड चॉइस
आप जाएंगे किस पे, कंठ पे। बात समझ में आई। अब यहाँ पर कंठ ही कंठ था तो कंठ पे टिक मारा, यहाँ नासिका था, कंठ था नहीं तो नासिका पे टिक मारा। अब यहाँ पे देखो कंठ और नासिका दोनों थे, लेकिन यहाँ ए और बी दोनों ऑप्शन में इसको डाल दिया, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह कोई ऑप्शन ना हो, कंठ नासिका तालु इस 4 तरह के ऑप्शन हो, या फिर हो सकता है यहाँ पे नन ऑफ दीज भी हो एक जगह पे, तो नन ऑफ दीज पे भी टिक नहीं मारेंगे आप, तो किस पे बोलेंगे आप, नासिका। पहली चॉइस आपकी नासिका वाली वर्ण की होगी। बात समझ में आई। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बचा हुआ पार्ट है दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, कुछ उच्चारण स्थान 2-3 और बचे हुए हैं हमारे पास, तो अब जो कुछ कुछ वर्ण ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके उच्चारण स्थान 2 होते हैं, जैसे कंठताल वाले होते हैं, कंठोष्ठ वाले होते हैं दोस्तों, है ना, या दंतोष्ठ वाले होते हैं, या जुआ मूल वाले हो गए। तो ऐसे स्थान, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान एक वर्ण के साथ साथ, एक स्थान के साथ साथ दो दो स्थान होते हैं, या फिर जैसे अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण वर्ण होते हैं। ठीक है, समझ बात आ रही है आपको। तो इनको भी हम लोग देखने वाले हैं, या सघोष वर्ण होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं, ये हम कल या नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला पार्ट नंबर 3 उसमें हम इसको कवर